नमस्कार, मैं हूं तान्या कसौदन। स्वागत है आपका ग्राउंड जीरो भारत में। नीला ड्रम, जी हाँ, नीला ड्रम मथुरा का वो केस जो आजकल पुरुष समाज में एक खतरे की घंटी की तरह बज रहा है। जी हाँ, नीला ड्रम इस समय इतना ट्रेंड कर रहा है कि कई ऐसे केसेस आपको सोशल मीडिया पर सुनने को मिलेंगे जहां पर इस समय फीमेल की जगह मेल पीड़ित है। जी हाँ, पुरुष पीड़ित है और इस तरह की कई चर्चाएं हो रही है कि कहीं कहीं एक खबर आ रही है, कहीं दूसरी खबर आ रही है। तो सोशल मीडिया पर इस तरह की कई ऐसी खबरें हैं जिसमें देखा जा रहा है कि पुरुषों के साथ प्रताड़ना हो रही है और महिलाएं कर रही हैं। कोई अपने पति को काट करके ड्रम में डाल रही है, तो कोई काट करके बोरे में लेकर के जा रही है, तो कोई धमकी दे रही है कि आपके साथ इस तरह का हादसा हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ खबरें हैं या फिर इस पर कोई हकीकत भी है? अगर है तो चलिए हम आपको एक ऐसी ही हकीकत से रूबरू कराते हैं जिसमें एक पुरुष पीड़ित हो चुका है अपनी बीवी के द्वारा। जी हाँ, अपनी बीवी के द्वारा पीड़ित है। उसकी पत्नी ने उसे इतना प्रताड़ित किया है कि अब वो आखिर में तलाक चाह रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जब बात पुरुषों की आती है तो शायद मामला थोड़ा गड़बड़ा जाता है, क्योंकि पुरुष प्रधान देश है। लेकिन बात अगर महिला की होती है तो सभी आवाज़ उठाते हैं, सब एक साथ होते हैं। लेकिन क्या पुरुषों के लिए भी ऐसे ही आवाज़ लोगों को उठानी चाहिए? तो चलिए हम अपने चैनल के माध्यम से एक आवाज़ उठाते हैं एक ऐसे पुरुष की जो अपनी पत्नी के द्वारा पीड़ित है। और हमारे साथ है, इनका नाम है, ये जो पीड़ित है इनका नाम है अभिषेक श्वेता। इनसे जानते हैं कि आखिर इनके साथ ऐसा क्या हुआ है जो ये अपनी वाइफ से तंग आकर के तलाक लेना चाहते हैं। तो अभिषेक जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं गंज मुरादाबाद का रहने वाला हूँ, उन्नाव ज़िले से हूँ। मैं यहीं राजाजीपुरम में, ये पाल तिराहा जो है, इधर दुकान है मेरी, यहीं पे रहता हूँ। तो मेरी शादी मतलब लड़की मेरे भाभी की मौसी की जो है, भाभी की मौसी की लड़की है। तो क्या किया उसने आपके साथ किया कि मतलब 6 साल मतलब बातचीत की हमने, रिलेशनशिप में थे? रिलेशन मतलब ऐसे बातचीत करते, हाय हेलो ये सब बातचीत करते थे। फिर मतलब कुछ दिन बाद जो मेरी शादी की बातचीत हुई, बाद में होने के बाद में फिर जो है शादी हो गई। शादी होने के बाद में फिर इसका रंग रवैया बदलने लगा एकदम। वहाँ पे था मैं 40-45 हज़ार रुपये महीने कमाते थे। कहाँ कमाते थे आप? कहाँ काम करते थे? मुंबई में होटल लाइन में काम था, होम डिलीवरी काम करता था। तो इसके बाद में फिर शादी होने के बाद में फिर मैं कर्जा पानी हो गया, शादी बारात में जो होता है कर्जा पानी हो गया। फिर मैं पहला त्यौहार पड़ा शादी के बाद में, फिर यहाँ होली पर आया। होली में लेके आया तो हमने बोला कि हम मुंबई जा रहे, तुमको चलो घर लेके चलते हैं। तो ये घर गई नहीं, तो बोला तुम मुंबई जा रहे, तुम चले जाओ, हम बाद में हम चले जाएंगे। इसके बाद में फिर जो है ये घर नहीं गए, हमको चलो ठीक है कोई बात नहीं, शादी भी चलो ठीक है रह लो। फिर ये 10 महीना हो गया, 10 महीना हो गया मेरे घर नहीं गई। 10 महीने से जब से घर गई हैं तो आपके ससुराल वो अपने वापस नहीं गई? हाँ, 10 महीने से मेरे घर नहीं गई। इसके बाद में हम 3 भाई हैं, हम तीनों भाई मुंबई में रहते हैं। तो घर पे मेरी मम्मी हैं और भाभी हैं और जो है मेरे जो पापा हैं। मेरे भाभी जो अपने मायके में थी, तो मम्मी तबीयत ख़राब रहती थी। तो मेरे पापा ने बोला कि जनाब बहू के भेज दो। मेरे ससुराल में फ़ोन करके बोला, तो मेरी सास ने बोला लड़के बच्चे का बहू से जो है पैदा करा होगा क्या, जो अपने बिटिया को भेज दूँ, ये बोलने लगी। तो इसके बाद में फिर हमने फ़ोन किया। कुछ दिन बाद जो है हमने फिर मुंबई से नकलवाया। इसको लेके हम जो है यहाँ गया, अपने घर गया। फिर 10-12 दिन रुके, हम साथ में रुके। मतलब मियाँ बीबी वाला ऐसा कोई वो रिश्ता मतलब था नहीं। अब सिर्फ फ़ोन पे होता था, बाकी मियाँ बीबी वाला कोई ऐसा रिश्ता नहीं था। शादी से पहले कैसे रिश्ते थे आपसे? मतलब हाय हेलो वाले यही सब बात होती थी। मतलब जब कभी इसको ज़रूरत होती थी पैसा कौड़ी की, हमको ये चीज़ पसंद आ गई, हमको ये लेना है वो लेना है, हमको हमेशा हम तो ये सोच रहा था कि आगे चल के वाइफ मेरी है, तो हमेशा पैसा कौड़ी में करता रहा मदद। आप 6 साल तक पैसा कौड़ी की बात होती रही, आप उनको गिफ्ट देते रहे, उनके हर खर्चे को उठाते रहे। तो ये एक रिलेशनशिप ही हुआ ना? तो रिलेशनशिप में थे आप? मतलब रिलेशन नहीं, मतलब ये है कि बाकी में इतना नॉलेज नहीं है कि हम खाली हाय हेलो ये सब बातचीत होता था। शादी से पहले भी इनके घर में आता जाता था। एक दिन में कितने घंटे बात करते थे? ये कभी कभी आधा घंटा या 1 घंटा, इसे मतलब रात में जब कभी ड्यूटी से आता था तो 1:30-2 बजे रात में तो बातचीत करते थे डेली रेगुलर। तो उसके अंदर एक बात ये रहती थी कि जब कभी फ़ोन करता था उसको, मतलब रात भर का 3-3, 4-4 बजे आता था, उसका फ़ोन हमेशा बिजी रहता था। या व्हाट्सएप पे ऑनलाइन रहना या इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन रहना, तो बिजी रहता था। क्यों बिजी रहता था, कोई कारण? तो हमने भी 1-2 बार इससे कई बार हमने पूछा, हमको भी गुस्सा भी हुआ, कई प्रकार की डाउट आया मन में कि ये सब कैसे गया। तो हमने बोला हम तुमसे बातचीत कर रहे हैं तो तुम्हारा नंबर क्यों बिजी बता रहा है। तो बोलने लगे कि अपने फ्रेंड से बात कर रही, मम्मी से बात कर रही, ये सब मतलब दुनिया भर की बातें हमसे घुमा फिरा के करने लगती थी। हमको चलो ठीक है। फिर ऐसे होने लगा। फिर
यहाँ पे आया, फिर यहाँ से लेके गया घर पे। जब मुंबई से नखलऊ आया, नखलऊ से फिर अपने घर लेके गया, गंज मुरादाबाद में घर लेके गया। इसके बाद में फिर जो है 10-12 दिन हमने साथ में रुके, फिर हम चला गया मुंबई। फिर मुंबई जाने के बाद 2-3 दिन बाद मेरे घर पे मेरे वाइफ को बुखार आ गया, तो हमने 2000 रुपये भेजा था। तो 2000 रुपये में बुखार में बहुत हुआ, जाके दवाई 200-300 रुपये की दवाई आ गई। तो इसके बाद में क्या किया इन्होंने, हम अपने जब ड्यूटी से आया था तो अपने जो है मम्मी से बात किया। तो हमने बोला मम्मी जो है पूनम ऊपर देख लीजिए कि वो पूनम की तबीयत ख़राब है, ठंडी देख के बुखार आ रहा है। तो उन्होंने बोलने लगी, मम्मी गई देखे आई, मम्मी अपनी दवाई जो है बुखार को देख के आई। तो हम पापा से वीडियो कॉल बात कर रहे थे, तो पापा ने जो है बात करे तो मेरे वाइफ ने मेरे पास फ़ोन किया, मेरा नंबर बिजी बता रहा होगा। फिर इसके बाद में वो ऊपर से आई, गेट खोला और घर से बाहर निकल गई। घर से बाहर निकल के रात के 2:30 बजे घर के बाहर निकल गई। फिर बोलने लगी कि हमारे सास ससुर हमको मार रहे हैं। हाँ, ये आरोप लगाने लगे। जब हम वीडियो कॉल हम देख रहा था, फिर हम रात के जो है वही 2:30 बजे बात कर रहा था। सुबह की ट्रेन 4 बजे की ट्रेन से फिर हमने मुंबई से फिर यहाँ कानपुर सेंटर के लिए आया। यहाँ से भी आया, फिर देखा, फिर जो है फिर घरवाले हमको जो है बेदखल कर दिया। तो घरवाले ये बोलने लगा कि तुम्हारा ये सब एक चक्कर में हमको जो है दिक्कत परेशानी उठानी पड़ेगी। ये कोई भी आरोप लगा दिए, कुछ भी फाड़ ले अपने शरीर में, कोई भी आरोप लगा दिए, ये हमारे साथ ऐसे कर रहे वैसे कर, हम घरवाले फंस सकते हैं। तो घरवाले हमको बेदखल कर दिया। फिर हम यहाँ नखलऊ में आ गया। फिर मैं इधर उधर नौकरी करने लगा। इसके बाद में फिर जो है एक कमरे लिया किराए पे, किराया लिया, फिर रहने लगा। मेरे वाइफ की एक आदत थी, वो खाना पीना बनाती नहीं थी। हम अपनी दुकान एक खोला, लकड़ी की गुमटी है मेरी, दुकान खोला, पैसे इकट्ठा करके कैसे न कैसे करके। चीज़ की दुकान खोला? कटिंग की, सैलून की दुकान है। पैसे इकट्ठा करके दुकान खोला। फिर इसके बाद में क्या हुआ, जो है खाना पीना बनाती नहीं थी। तो गुस्से में इन्होंने क्या किया, जो है तो हमने बोला कि जो खाना बना लीजिए, तो खाना पीना बनाती नहीं। तो ये बाद में बोलने लगी कि जो है नहीं आ जाएंगे, हम वहाँ घर जा रही थी अपने, घर जाने वाले बोलने लगी। तो हमने बोले घर मत जाइए, जो घर पे नहीं है हमको बताइए, राशन पानी आटा चावल नहीं हमको बताइए, हम पूरा करेंगे। तो ऐसा हुआ, अपने गुस्से में हमने एक दिन तमाचा मारा था अपनी वाइफ को, गुस्से में, क्योंकि हम जो है दिन भर सुबह 7 बजे दुकान खोलते थे, रात को 9 साढ़े 9 बजे घर आते थे। तो हमने दिन भर भूखा रहते थे, कहीं बाहर छोले भटूरे पूड़ी खाते, तो जो है बाहर की चीज़ खा के जो है वो हो जाता था। तो इससे होने लगा। फिर जो इन्होंने क्या किया, जब गुस्से में तमाचा हमने मारा तो उन्होंने जो है 112 नंबर पे फ़ोन किया, पुलिस आई। तो हमसे जो है बोलने लगी। तो हमने बोला जो है देखिए कि हमने एक फ़ोन किया तो कोई बात नहीं। तो हमको पुलिस वाले ने 3 हमको लाठी मारा, पैर पे डंडे मारा मेरे को। फिर हमको चौकी लेके गए। चौकी ले जाने के बाद में फिर जो है वहाँ 1-2-3 लोग थे, हमको चौकी जाने नहीं दिया। फिर चौकी से फिर अपने कमरे पे आया। फिर हमारे जो ससुर थे तो हमें जो है गला मार दबा दिया। मेरी वाइफ ने घर पे फ़ोन कर दिया था, तो घर के मोहल्ले वाले भी आ गए, और जो है मेरे परिवार में जितने लोग हैं सब लोग आ गए थे। इसके बाद में क्या हुआ, फिर हमको मारने लगे, गला दबाया। फिर हमने यहाँ से गया, फिर जब हमने बोला कि हमको ऐसी से बात है, फिर हमने कमरा फिर वहाँ से फिर चेंज कर दिया। हमने कमरा चेंज करने के बाद में फिर जो है बाद में फिर क्या हुआ, इनके जो है प्रियंका है, जहाँ मेरी वाइफ ने ब्यूटी पार्लर करती है, तो उनको फ़ोन करने लगी। तो हमने वो इंस्टाग्राम पे जो वो रहता है, जो क्या नाम है, वो चुम्मा चाटी वाली वो रहती है, मोजी, हाँ, वो फ़ोटो रहती, तो हमने वो इंस्टाग्राम पे लगाया था। तो जो है वो मेरे वाइफ ने उनको भेजा कि दुकान पे कैसे करने के लिए। तो बाद में हमारी दुकान पे हम लात घुसा, हमको मारा। प्रियंका निगम और जो है विकास निगम। ये दोनों कौन हैं? ये दोनों मेरे वाइफ जहाँ ब्यूटी पार्लर काम करती है, वहाँ जान पहचान उनके लोग हैं। वो लोग दुकान पे आए, हमको मारपीट किया। हम फिर जो है यहाँ थाना तालकटोरा गया, रिपोर्ट दर्ज कराने गया। थाना तालकटोरा से फिर हम यहाँ पे आया, क्या नाम है, पाल तिराहा पुलिस चौकी में आया। यहाँ पे कुछ नाम है पुलिस का, कुछ नाम अमित सिंह कुछ नाम है कुछ, तो उसमें देखा था। तो उन्होंने बात करने लगे कि हमको हड़काया बहुत, हमने अपने सब कुछ दिखाया। हम वहाँ पर लोग आ रहे थे, मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हमसे बोले कि मेरे सास ने बोले तुम पागल हो, पुलिस वाले सामने बोलने लगी। मेरी सास ने बोले कि तुम पागल हो। तो हमने पुलिस वाले सामने बोला जब हम पागल हैं, 6 साल बातचीत किया सबसे, घर वाले छोटे से लेके बड़े तक की सबसे बातचीत किया, तब तो नज़र नहीं आया। तुम्हें शादी से पहले तुम्हारे घर पे 1-2 बार हम आ चुका हूँ, तब तुमने नज़र नहीं आया। अब शादी होगा, तुम मेरा आरोप लगा रही हो। शादी सबकी सहमति से हुई थी? हाँ, सबकी सहमति हुई थी। कब हुई थी आपकी शादी? ये 17 फरवरी सन 2023 में। शादी के बाद से कितने समय तक आपकी वाइफ आपके साथ रही? 1 महीना रुकी थी। 1 महीना मेरे घर पे रुकी थी। फिर इसके बाद में जब हमको घर वाले हमको बेदखल कर दिया था, तो 3-4 महीना मेरे साथ में रुकी थी। अच्छा।
कोई सबूत है आपके पास, अभी हमें दिखा सकते हैं कि आपकी वाइफ ने आपको धमकी दी, गालियाँ दी, कुछ सबूत ये सब मेरे फाइल में ऐड है। है कि ये एफआईआर की कॉपी है, ये इन्होंने कंप्लेंट लिखाई थी उसकी कॉपी है। मैं आपको दिखा रही हूँ जूम करके कि इन्होंने ये कंप्लेंट लिखाई है और इनके पास ऐसे कई एविडेंस है जो हम आपको दिखाते हैं। इसने इनके साथ इस तरह की प्रताड़ना की है जिसके खिलाफ इन्होंने अब मामला दर्ज करा दिया है और ये अब उससे तलाक चाह रहे हैं। ये वही लड़की है, देख सकते हैं आप कि ये शादी की फ़ोटो है। तो ये इनको किस करती हुई नज़र आ रही, क्या इनके साथ रिलेशन में थी? वो फिलहाल हमको नहीं मालूम है। इसको मैं कई बार मना किया इनके घर मत आया जाया करो, ये तब भी बात जानती है। हमने इसको कई बार मना किया कि अपने जीजा घर मत आया जाया करो, ये जाती है। भाई हमने इनको इनके जीजा में बोला तो जो ज़्यादा कुछ बोलोगे तुम्हारा नाम पर एफआईआर दर्ज कर देंगे। इसका भी मैसेज और भी चीज़ें दिखाते हैं कि ये देखिए जैसे ये किस करते हुए फ़ोटो है और ये कई तरह की जो चैटिंग्स है, चैटिंग के सारे सबूत हैं कि किस तरह से इनके ऊपर प्रताड़ना की गई, इन्हें धमकियां दी गई, साथ में इनके साथ गाली गलौज भी की गई है। आप ये सब देख सकते हैं। जब आपने एफआईआर दर्ज कराई, केस चला, तो आपकी जो पत्नी है उनका क्या रवैया था आपकी तरफ? रवैया क्या, बिल्कुल मैंने जब से ये एफआईआर दर्ज हुआ है, मेरे कम से कम 4-5 महीना हो रहा है, वो अपने घर में रहती है। हम मेरी लकड़ी की दुकान है, गुमटी है सैलून की, हम उसी दुकान में काम करते हैं, उसी दुकान में हम सोते हैं। जब से कोई मतलब नहीं, कोई ना कहीं ना आना ना जाना, कोई मतलब नहीं है। कोर्ट कचहरी में आते जाते समय कोई बहस नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जब मैं एक बार बहस हुई थी उनके वकील से, तो हमने उनके वकील से बोला था कि हमको सर ये सब बंद करा दीजिए, बेइज्जती बदनामी होती है कि नई नई शादी हुई है, इतने साल से बातचीत किया, प्यार मोहब्बत होता है, पर ये सब जो इज्जत के धज्जियाँ उड़ा दिया। तो इन्होंने उनके वकील ने बोला कि ज़्यादा कुछ बोलेगा अब ये साले तुमको जेल में बंद करा देंगे। वकील ने भी धमकी दी? वकील ने बोला यहाँ पे मैं अकेला रहता हूँ, मेरा ना कोई आगे ना मेरा कोई पीछे, तो यहाँ जान बान का मेरा खतरा है। अभी आपके साथ ऐसे आपको मारने की कोशिश की गई, जान से मारने की कोशिश की गई? जान की मारने क्या, जो मेरे ससुर ने एक बार भी गला दबाया था 3-4 बार, जो हमें 3-4 लोग मेरे हमको जो बचाने की कोशिश किया। जब मेरे ससुर ने गला दबाया था तो उनको 3-4 लोग जो है बचाने की कोशिश किया था। मेरी दुकान पे भी 2-3 लोग मेरे आए मारने पीटने के लिए, हमने कंप्लेन किया, तब भी मेरे कोई सुनवाई नहीं हुई। तब मैं यहाँ पे क्या नाम है, जब मेरे केस जो यहाँ पे हुआ था ये पारिवारिक न्यायालय में, तो 2 तारीख हो गई, 3 तारीख हो गई। 3 तारीख में जब चौथी तारीख पड़ी थी, जब चौथी तारीख में हमने मैडम से पूछा तो मैडम के वो टेबल पे लिखा था, फाइल में मैडम का नंबर लिखा था। तो मैं नंबर में देखा तो मैडम से हमने फ़ोन किया था, तो हमने हर चीज़ बताया मैडम को। तो मैडम ने पहले जो है हमको अपनी जितनी बात शेयर किया, ऐसी सी बात है, ऐसी सी प्रॉब्लम है, कुछ बोला तो कुछ नहीं बोला। बाद में फिर जो है बोलने लगी कि चलो ठीक है, 500 रुपये बोला। 500 रुपये जाने बाद में बोलने लगी कि ठीक है, फिर हमको बुलाया। अभी तक आपने, जब से आप रिलेशन में थे, शादी हुई, शादी के बाद तक आपने अपनी वाइफ को टोटल कितने पैसे दिए होंगे? हर चीज़ का मेरे पास सबूत है। ज़्यादातर मैं एक्चुअली मैं कैश दिया, ज़्यादातर मैं 2,80,000 रुपये हमने ज़मीन का दिया है और नीरज से वो लिया था। एक 25,000 की हमको 26,000 की दिखाया गया था रसीद। आपने उनके नाम ज़मीन ली है? नहीं, ज़मीन मेरे नाम, उसमें रसीद में मेरे नाम था और जो है नामनी में मेरी वाइफ थी पूनम, जिसमें से हमको एक 24,000 की थी, एक 26,000 की रसीद, 2 रसीद हमको दिखाया गया था। बाकी 2,80,000 रुपये हमने ज़मीन का पैसा दिया था। इससे पहले कुछ गिफ्ट या कुछ आपसे कभी कैश मांगा गया है? कैसे? हाँ, पहले मैं मांगा कि घर पे भी कई बार आया गया तो हमने दिया। जब कभी भी शादी से पहले भी 1-2 बार घर आया गया तो हमने पैसा कौड़ी दिया कि 10,000 15,000 रुपये में दे के जाता था। कि मतलब एक रिश्तेदारी में था कि मतलब मेरे भाभी के जो है वो मौसी की लड़की है, तो मेरे रिश्तेदारी की तो मेरे आता जाता था। और आपने जब पहले भी मेरे घर में 1-2 बार आ गई, 1 महीना मेरे शादी से पहले मेरे घर पे 1 महीना रुक गई है। जी, तो ये बताइए, शादी के वक्त आपने दहेज के नाम पर क्या कुछ लिया था? हमने ये शादी से पहले हमने यही बोला था कि जो है हमको भले चाहे 1 चम्मच भी ना दीजिए, आपकी लड़की हमारे घर को समझे, हमको समझो, लेके चले, घर को लेके चले, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम खुद अपने दहेज के रूप में क्या दिया गया है आपको? कुछ सामान या कुछ? बक्सा दिया गया था, अलमारी दिया गया था, डबल बेड दिया गया था, श्रृंगारदान दिया गया था, बाकी कुछ नहीं दिया गया था। और 11,000 रुपये जो है उसको क्या नाम है तिलक परीक्षा में किया गया था। क्योंकि पहले बोले गरीब आदमी, चलो कोई बात नहीं, हमको चलो सबकी जो है समझ लिया, ठीक है। हम हर चीज़ से झुकता रहा, हर चीज़ से मैं वो होगा, पर अगला इंसान ऐसा मेरे साथ गेम खेला जो आज घर का रखा ना मैं घाट करा। मैं करे तो क्या करे, क्योंकि हमारे पर जो है कई लोग मारने पीटने को बोल रहता है, यहाँ डर भय रहता है। तो आखिरी में आप क्या चाहते हैं अब अपनी वाइफ में? डिवोर्स चाहते हैं, क्योंकि मैं परेशान हो गया। क्योंकि जो इंसान हमको जो 6 साल से जो है बातचीत किया, इतना लगाव प्यार मोहब्बत किया, वो हमको नहीं समझ पाई। और दूसरी साल हो रही शादी के, 1 महीना साथ में रुकी,
तो हमको तब नहीं समझ पाया आपको साथ में रहने क्या मतलब है। साथ में रहेंगे आगे चल के हमको कोई बात हो जाए, अभी एक से केस चल ही रहा है, हम भी भगवान के प्यार हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा, क्योंकि 3-4 बार मेरे साथ हमला हो चुका है। तो आपकी अगर जान को कुछ हुआ, जान का खतरा है, पुलिस पे भी कई बार वो किया तो कोई मेरी सुनवाई नहीं होती है। ये है कि हमको मजाक बना के कहीं जो पागल है ये वो, हर चीज़ में सबूत है मेरे पास। तो हमने पीड़ित अभिषेक की पूरी बातें सुनी और जानने की कोशिश की कि आखिर उनके साथ क्या क्या हुआ है, क्या प्रताड़ना हुई है उनके साथ, उनकी पत्नी ने उनको कैसी धमकियां दी हैं और क्या क्या उनके साथ प्रताड़ना हुई है। तो उनका केस लड़ने के लिए हमारे साथ इनके वकील हैं जो काफ़ी समय से इनका केस लड़ रहे हैं, प्रतीक पांडे जी। तो चलिए इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मामला क्या है और कैसे सॉल्व होगा। तो प्रतीक जी, क्या जानते हैं आप इनके बारे में और आप इनका केस लड़ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, इनका केस जो है वो क्या है? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं व्यूअर्स को नमस्कार कहना चाहूँगा। और इनका जो केस है वो नेचर उसका जो है वो मैट्रिमोनियल केस है। और इस केस में जो एक्यूज़ पार्टी है उसने निरंतर इनके साथ बदतमीजी की, ये हनी ट्रैप का मामला है। और इनके साथ गलत तरीके से बातचीत करके, इनको ब्लफ़ करके इनसे पैसे लिए, कपड़े लत्ते वगैरह जो भी ख़रीदना, इनकी फ़ोन पे बातचीत चलती रही। उसके बाद उसने जो है होली संस्कार के द्वारा शादी करी। और शादी करने के बाद कोई भी लड़की अगर प्रॉपर वे से एक जो नारी का कर्तव्य वो नहीं निभा रही है, साथ में नहीं रह रही है, तो ये गलत है। उसके बाद गलत गतिविधियों में वो पाई गई, गलत व्यक्तियों के साथ गलत तरीके से संदिग्ध स्थिति में पाई गई, तो ये सब चीज़ें गलत है। और ऐसा कोई भी व्यक्ति जब देखेगा तो वो मानसिक रूप से परेशान हो जाएगा, जैसा इस केस में अभिषेक के साथ हुआ। तो ये धीरे धीरे क्या हुआ कि एक 15-20 दिन में ये मेंटली प्रॉब्लम में आ गए, प्रेशर में आ गए। वो लोग क्या करें कि वो लोग निरंतर इनके ऊपर दबाव बनाते रहे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, घर वालों के खिलाफ इनके फादर जो है उनके खिलाफ मुकदमा कर देंगे, घरेलू हिंसा का मुकदमा कर देंगे। तो इन सब चीज़ों के डरते हुए क्या हुआ कि इनके फादर ने इनको वहाँ से बेदखल कर दिया। उसके बाद ये लखनऊ आ गए। लखनऊ में 2-4 महीने जो भी है यहाँ रहे किराए पे, वहाँ पर भी इनकी पुलिस से कंप्लेंट, इनके ऊपर निरंतर दबाव बनाना, और जो भी अक्यूज़ पार्टी के फ्रेंड वगैरह हैं या बॉयफ्रेंड हैं वो इनको गाली गलौज करना, जिसके पूरे एविडेंस हमारे पास व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड है, फ़ोन पे स्टेटमेंट हैं, गाली गलौज, फ़ोटो, एविडेंस, वीडियो, सारी चीज़ें हमारे पास ऑथेंटिकली इन एज़ पर दी एविडेंस एक्ट ऑफ इंडिया हमारे पास सब कुछ है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट अब यहाँ पर ये स्थिति आ गई है कि इसने 1-2 बार आत्महत्या करने का प्रयास किया। और लास्ट में जब ये केस यशराज शुक्ला, हमारे जूनियर हैं एडवोकेट यशराज शुक्ला, वो उनके थ्रू ये हमारे पास जब केस आया था, तो हमने जब इसको स्टडी किया, काम करना स्टार्ट किया, तो हम सोबरन सिंह SHO हैं तालकटोरा के, सेकंड SHO, और कुलदीप जी हैं, रिस्पेक्टेड सर, बहुत बढ़िया आदमी है। उनसे हमने बातचीत करी, 1-1.5 घंटा इनके केस को चर्चा में रखा। बाकायदा मैं फ़ाइल लेके गया था, एविडेंस लेके गया, तो उनको सब कुछ मैंने दिखाया, समझाया। फिर उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने खुद डिसाइड किया कि इनकी एक काउंसलिंग कर लेते हैं और अपोजिट पार्टी को बुला लेते हैं। अपोजिट पार्टी को चौकी पे बुलाया गया, एक चौकी निरीक्षक दे, उन्होंने अच्छे से इसको एंटरटेन किया, मिश्रा जी ने। तो वहाँ पर लड़की पक्ष प्रॉपर तरीके से गलत साबित हो गया। वहाँ महिला कांस्टेबल ने फटकारा, डांटा, ये कहा कि तुम इस तरीके की हरकतें कर रही हो और तुम्हें तमीज़ नहीं है, शादी वाले दिन तुम किसी और के साथ संबंध, और ये फ़ोटो वोटो क्या है। तो वो बोली कि मेरे जीजा हैं, ये वो दुनिया की चीज़ें उसने डिफेंस में बोली। तो उसके बाद भी पुलिस वाली ने उसको डांटा। फिर उनको कुछ टाइम दिया गया कि आप आइए तुरंत, क्योंकि देखिए मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, आप किसी को एकदम से फांसी पे तो चढ़ा नहीं दोगे। अब वहाँ पर ये देखा जाएगा ना भाई किसके साथ एक्चुअल में गलत हो रहा है और किसकी लाइफ स्पॉइल हो गई। अच्छा, यहाँ पर ये एक ऐसे कंप्लेनेंट है कि इनका पैसा गया, इनका टाइम गया, इन्होंने सब कुछ अपनी लाइफ पूरी उसके नाम समर्पित कर दी, और उस लड़की के अंदर एक बार भी मन में ये नहीं आया कि ये लड़का मेरे लिए इतना कर रहा है, चलो कम से कम शादी हो गई है, उस रिश्ते को निभा लिया जाए। उसने उस रिश्ते को भी ख़राब कर दिया। अब देखिए, समाज में अगर इस तरीके का वो लोग हरकतें करेंगे तो हम वो क्या समाज को, मतलब एक आप समझिए क्या दे रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे हर लड़की इस तरीके का हनी ट्रैप करने लगेगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत गलत हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली गलत हैं। इनके फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन हुआ है, इनकी पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी का वॉल्यूशन हुआ है। अगर हम इसमें सेक्शन 13 की बात करें तो ये फाइल करने जा रहे थे, लड़की पक्ष जो है थाने में कोई अपने ऊपर एक्शन ना चाहते हुए वो मीडिएशन में चली गई। मीडिएशन में मैंने फर्स्ट डे जब इनकी डेट अटेंड करी, मैंने काउंटर किया और मैंने मजबूत बहस करी। मैंने कहा कि देखो ऐसा है, अब इस केस में डिवोर्स ही हमें कराना है अनटिल अनलेस। अब वहाँ पर उसने दबाव बनाया, हमारा क्लाइंट प्रेशर में आ गया, तो उसने कहा कोई बात नहीं, हम आपको मौका दे देते हैं, आप हमारी शर्तों पे रह लो। 3 से 4 डेटें निकल गई, वो रहने का नाम नहीं ले रही, डेट पे आती नहीं है 1-2 डेट अटेंड करने के बाद। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। कब से चल रहा है ये केस? ये देखिए, हमारे पास केस तो आया था लास्ट ईयर और हम इसको डील कर रहे हैं शायद अक्टूबर से।
अक्टूबर से मैं डील कर रहा हूँ और मीडिएशन वगैरह तो बहुत बाद में हुआ, थाने वाने की प्रोसेस चली, ये सारी चीज़ें। तब अनटिल अनलेस हमने सेक्शन 13 फाइल कर रखा था और उसी पे आगे हम मूव करेंगे। लेकिन ये है कि जो गलत इनके साथ हुआ है वो गलत किसी और के साथ ना हो, बस यही मेरी आपसे प्रार्थना है। और लड़की पक्ष की तरफ से क्या रवैया है, क्या कहना है उनका? लड़की पक्ष की तरफ से रवैया बहुत ख़राब है। वो लोग जिस दिन आए थे थाने में भी अपना डिफेंस दे रहे थे, वहाँ पर जो अक्यूज़ लड़की है वो शांत खड़ी थी, उसके कोई फेवर में कोई लेडीज़ आई थी, वो बोल रही थी ज़्यादा, तो उनको पुलिस वालों ने शांत करा दिया। फिर उसके बाद ये हुआ कि कचहरी में भी वो अपनी फैमिली के साथ नहीं आ रही है, बहन के साथ आती है। उनके जो काउंसिल है उन्होंने मीडिएशन में कोई मजबूत बहस नहीं करी और उसके बाद हमारे क्लाइंट को बाहर अकेले रोड पे जाते हुए अकेले में धमकाया कि तुमको जेल करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो देखिए वो भी एक चीज़ गलत है। सोशली देखी जाए तो वो राइट वकील के पास भी नहीं है कि आप आउटसाइड द कोर्ट अगर इस तरीके से किसी के ऊपर दबाव बना रहे हैं और उसको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो वो गलत है। जो भी बात कहनी है न्यायालय में कहिए, है ना, जज के सामने कहिए। किसी के ऊपर दबाव बनाने का राइट हमारा नहीं है। हम कानूनी रूप से लड़ाई लड़ते हैं, हमारा काम कलम चलाने का है, हमारा काम कानूनी रूप से बात को रखने का है। ये नहीं कि हम वहाँ जाके दंगा फसाद करें या किसी को दबाव बनाएं। देखिए लड़की इन्हें अब तलाक देना चाह रही है या नहीं? देखिए लड़की तो इस पर हामी ही नहीं भर रही है, वो इन्हें तलाक भी नहीं देना चाह रही, इनके साथ रहना भी नहीं चाह रही। तो अनटिल अनलेस इनकी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। वो ये चाह रही है कि जो भी 1-2 महीने मीडिएशन में रगड़ते रहें और फिर अपने आप हार के चले जाएंगे और हम अपना ऐसे वैसे यहाँ टहलते रहेंगे, नाम की शादी है। इनकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई। अब ये चाह रहे हैं, इनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, तो ये चाह रहे हैं कि भाई किसी तरीके से हमें निपटारा हो जाए, हमारा जो गया वो हमको उसमें जो भी कंपनसेशन हमें मिल जाए या वन टाइम सेटलमेंट हो जाए कोर्ट के थ्रू। तो ये इस चक्कर में पड़े हैं और वरना इनका लाइफ स्पॉइल हो जाएगा। और देखिए किसी लड़की के चक्कर में अगर कोई लड़का आत्महत्या कर लेता है दबाव में आकर के, तो ये गलत है। इन्होंने ऐसी कोशिश की, ऐसा कदम ऐसी इन्होंने कोशिश की, कई बार कहा और आप खुद ही इनसे पूछिए। इतना बहुत ज़्यादा परेशान कि क्या करें तो क्या करें। मैं चारों तरफ से मैं एकदम टूट गया, परेशान हो गया मैं कि कुछ मर जाए या कुछ कर ले, जहर खा ले, कि मैं इतना दबाव पड़ रहा मेरे पे, मैं कहाँ से कहाँ आ गया। मैं यहाँ तक कि मेरे खाने तक कभी कभार पैसे नहीं होते मेरे पास। जिस वो लकड़ी की गुमटी है उसी में काम करता हूँ, उसी में जो सोता है, नहीं रहने की जगह है ना। क्या कहेंगे? स्थिति वास्तव में बहुत ख़राब है। और जो ये बच्चा बात अपनी कह रहा है, ये इसका स्टेटमेंट एकदम सही है कि वहाँ एक छोटी सी लकड़ी की गुमटी है और उसी में ये अपना जो भी इसका काम है बार्बर का वो करता है और उसी में खाता है, उसी में सोता है। कोई फैसिलिटी नहीं है, इधर उधर सुलभ शौचालय में अपना जीवन काट रहा है। पिछले 4 महीने से ये यहाँ परेशान है और मजबूरी ये है कि अब ये घर नहीं जा सकता क्योंकि घर वालों ने अपने डिफेंस के लिए इनको बेदखल कर दिया। ठीक है, अब ये तो ना घर के रहे ना घाट के रहे, तो इनके साथ ये स्थिति हो गई है। तो बस मेरी यही प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको सपोर्ट मिले और पब्लिक भी इनकी समस्या को समझे। और बाकी तो हम देखिए लगे हुए हैं लीगली। धमकी देना, मारपीट करना, प्रताड़ना करना, साथ ही इन्होंने जैसे कि बताया कि इनके ससुर ने इनका गला दबाने की कोशिश की। तो इस सब मामलों में क्या क्या धाराएं लगती हैं, क्या क्या एक्ट हो सकते हैं? देखिए क्या है कि ये सारी चीज़ें जो है क्रिमिनल ऑफेंस के अंतर्गत आता है, क्रिमिनल मैटर है ये। इसमें 323, 504, 506, अब क्योंकि अमेंडमेंट एक्ट आ गया 2023 से, जुलाई से नया एक्ट चल रहा है, BNS चल रहा है, तो एज़ पर दी नए सेक्शन में इनको क्लेम अप किया जाएगा। तो ये सारे सेक्शंस देखिए उनके ऊपर लग रहे हैं क्रिमिनली अगर देखा जाए तो। अब उस टाइम पे FIR कोई लॉन्च कराई नहीं गई, तो लास्ट हमारे पास ऑप्शन बचता है नए लॉ के हिसाब से 173(4), जिसे हम कंप्लेंट केस कहते हैं, जो पहले 156(3) थी, तो वो डाल सकते हैं। अब वहाँ पर क्रिमिनल मैटर में ना मूव करके ये सिविल मैटर एज अ फैमिली कोर्ट में चल रहा है, तो उसको अभी हम लोग देख रहे हैं। क्योंकि कोर्ट में मीडिएशन के बाद से इनकी फैमिली वाले अक्यूज साइड से किसी प्रकार से कोर्ट में नहीं आए, उनकी तरफ से कोई भी हमें ऐसा कुछ दिखा नहीं है मारपीट का दोबारा। जो कुछ हुआ है वो हमारे पास केस आने से पहले इनके साथ हुआ है। जब ये हमारे पास आ गए तो हमने इनको लीगली प्रोटेक्ट कर लिया, थाने में गए थे, बाकायदा इनकी बात सुनी गई, ये सामने बैठे हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं, और पुलिस वाले भी इन्हीं के फेवर में थे। आपका केस कहीं ना कहीं स्ट्रांग दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, हमारा केस स्ट्रांग है। देखिए मैम, स्ट्रांग क्यों है? क्योंकि एविडेंस, सारे एविडेंस हमारे पास हैं। सामने वाली पार्टी गाली दे रही है और धमका रही है, सारी चीज़ें कर रही हैं, तो उसके स्क्रीन रिकॉर्ड, उसके अलावा दूसरे में कॉल पे जितनी धमकी दी गई हैं वो सारी चीज़ें, सब कुछ इनके पास है। और अक्यूज़ ने दूसरे के साथ जो संबंध बनाए उसके भी इनके पास एविडेंस है। देखिए हम तो एविडेंस के आधार पे बात कर रहे हैं, जो एविडेंस हमें प्राप्त हुए हैं क्लाइंट के ज़रिए, उस आधार पे हम बात कर रहे हैं। क्या फोटोज़ या
सेल्फीज़ कुछ ऐसा भेजा गया है जिससे आप कह रहे हैं कि उन्होंने संबंध बनाए, क्योंकि संबंध की बात होती है तो एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। बिल्कुल हाँ, ये बात इनकी फैमिली ने कन्फेस किया है। इनके बड़े भाई विजय उन्होंने कन्फेस किया है, इनके फादर ने कन्फेस किया है, इनका छोटा भाई क्या नाम है उसका, मेरे बार भी जब साथ में रहते थे तो हमसे भी बोला था कि जैसे हम तुम्हारे साथ सोएंगे, अगर दूसरे पास सोएंगे तो हमको पैसा मिलेगा। तो ये बात हमको बोला। क्या बोला आपने? लड़की ने ये बोला था जैसे ये बोल रहे हैं, जैसे मेरे साथ सोते अगर दूसरे के पास सोएंगे हमको पैसे मिलेगा। तो हमने इस बात पे हमको बहुत गुस्सा किया था। हमने बोला 5-6 दिन बात नहीं किया था। तो हमने बोला तुम्हारा आदमी होते हुए तुम इतनी बड़ी बात कैसे बोल सकती हो। ये बात आपसे सामने बोली गई थी या व्हाट्सएप पे बोली गई थी, कैसे बोली? ये जैसे हम लोग जैसे आपस में जैसे लेटे थे पास में, तब हमसे बोला था। तो हमने ये बात अपने वहाँ ससुराल में बोला था। तो बोली गुस्से गर्मी में इसे बोल दिया होगा, मजाक में। हमने बोला ये कौन सा मजाक करने का तरीका बनता है कि अगर आदमी से बोल रही है अगर दूसरे पास होगी तो पैसे मिलेगा। तो हमने ये बात करने कोई तरीका बनता है क्या? हमको तुमको बोले किस चीज़ की हमने तुमको कमी रखा है तो तुम ये बात बोल रही हो तुम। क्या लगता है आपको कि डिवोर्स हो पाएगा? क्योंकि जिस तरह से आप लोग बातें बता रहे हैं उस हिसाब से इनको डिवोर्स मिलना जरूरी है। देखिए इस बारे में आदित्य विक्रम प्रताप सिंह जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बेहतर बता पाएँ, क्योंकि वो मैट्रिमोनियल केस के एक्सपर्ट हैं और इस समय दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से आ रखे हैं। और उनसे मेरा डिस्कस भी हुआ था इस केस पे, तो उन्होंने ये चीज़ कही कि इसमें डेफिनेटली डिवोर्स का ग्राउंड बन रहा है और ये डिवोर्स होने वाली स्थिति आ चुकी है। देखिए म्यूचुअल कंसेंट पे तो डिवोर्स तब होगा ना जब सामने वाली पार्टी भी कुछ गलत करे, ये भी कुछ गलत करे, फिर दोनों को पता है कि हमने गलतियां की हैं, हमारे बीच में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, तो हम डिवोर्स ले लेते हैं। यहाँ पर स्थिति ये है कि एक पक्षा के साथ गलत हो रहा है। ये इस आपको खुद देख के लग रहा होगा कि ये ऐसा लड़का है कि अभी आप ही तेज चिल्ला दें तो ये आपसे दहशत खा जाएगा, ये भागा भागा फिरेगा, टेंशन में आ जाएगा और रात भर खाना ना खाए कि आपने डांट दिया। तो सोचिए वाइफ से कितना डरता होगा। कहीं ना कहीं ये डर का माहौल भी बनाया गया है और जिस हिसाब से देखा जा रहा है कि इन दिनों दुकान पे भी डर है कि कहीं दुकान में घुस के उनको मार ना दिया जाए, इनको जान से खतरे का डर है। और मतलब इस समय आप ये समझ लीजिए कि उसके क्षेत्र में भी आसपास दूर दराज तक नहीं जाते हैं। अगर ये उसके किसी परिजन को देख लेते हैं तो अपना रास्ता बदल लेते हैं, क्योंकि इनको ये डर है कि इनको जान से ना मार दिया जाए। इस बात को हमने थाने में भी बोला था, तो थाने में पुलिस वाले ने कहा, दरोगा जी ने, कि बेटा तुम टेंशन ना लो, ऐसे किसी की हिम्मत नहीं तुम्हें कुछ जान से मार दे, और हमारा नंबर ले लो, अगर ऐसा कुछ हो तो तुरंत हमको फ़ोन करना। बाकी वकील साहब से हमारी बात हो गई है। तो ये उन्होंने इनको सांत्वना भी दी थी और वो इनके पक्ष में भी थे। पूछ लीजिए, सामने है। तो जिस तरह से ये डर का माहौल बनाया जा रहा है, एक खौफ पैदा करा जा रहा है पीड़ित के ऊपर कि धमकी दी जा रही है, मारने की कोशिश की जा रही है, साथ ही मारा भी जा रहा है। जी ऐसा कहना है उनके खुद के वकील का, और साथ ही पीड़ित का भी यही कहना है कि परिवार के द्वारा कई लोगों ने उन्हें पहले भी कई बार मारा है और अभी भी उन्हें लगातार धमकियाँ दी जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक पुरुष समाज के लिए डर का खौफ जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि देखा जाता है कि बात स्त्री की होती है तो पूरा समाज स्त्री के सपोर्ट में हो जाता है, लेकिन पुरुषों के लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। और पुरुषों के लिए अब एक्शन लेना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जब से ये नीले ड्रम की बात हुई है तब से लगातार इस तरह की खबरें बढ़ती जा रही हैं, इस तरह के मामले सामने आने लगे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पुरुषों में भी जागरूकता आ गई है।